अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। तारीख के वो पन्ने जो वक्त की धूल में दब चुके हैं, आज हम उन्हें फिर से जिंदा करेंगे। ये दास्तान है एक ऐसी सरजमीन की जो कभी दुनिया की सबसे बद्दी मलिका थी, ईरान। वो मुल्क जहां की मिट्टी ने रुस्तम जैसे पहलवान, सादी और हाफिज जैसे शायर और खालिद बिन वलीद की तलवार का गरजता हुआ मुकाबला देखा। इस्लाम की आमद से हजारों साल पहले ये सरजमीन अकेमेनिड एम्पायर का मरकज थी। साइरस द ग्रेट वो बादशाह था जिसने पहली बार इंसानी हुकूक का मंशूर लिखा और पर्शिया की सल्तनत को यूनान से लेकर हिंदुस्तान की सरहदों तक फैला दिया। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। ससानिद दौर तक आते आते ईरान का मुआशरा तबकाती तकसीम का शिकार हो चुका था। लोग सदियों से चलती आ रही आग की पूजा से थक चुके थे और दिलों में किसी ऐसी रोशनी की तलाश थी जो सबको बराबरी का सबक दे। फिर अरब के तपते हुए रेगिस्तानों से एक ऐसी ललकार उठी जिसने वक्त की सबसे बड़ी ताकत के दर ओ दीवार हिला दिए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के बादशाह खुसरो परवेज को खत लिखा तो उसने गुरूर में आकर उस मुकद्दस खत को फाड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसने मेरा खत नहीं, अपनी सल्तनत को फाड़ डाला है। और फिर वही हुआ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में जंग कादिसिया का वो दिन आया जहां एक तरफ हजारों का लश्कर और हाथी थे तो दूसरी तरफ अल्लाह के वो शेर जिनके दिलों में मौत का डर नहीं बल्कि शहादत का ज़बा था। साद बिन अबी वक्कास की क़यादत में जब तकबीर की सदाएं बुलंद हुईं तो ईरान के सदियों पुराने आतिश कदे ठंडे पर दाह गए। ईरान फतह हुआ, लेकिन ये किसी इलाके की फतह नहीं थी, ये दिलों की फतह थी। ईरान ने इस्लाम को कबूल किया और फिर इस्लाम ने ईरान को वो नए रंग दिए जो तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। इस्लाम के आने के बाद ईरान इल्म का मरकज बन गया। बगदाद से लेकर निशापुर तक ईरानी जहनों ने दुनिया को वो चीजें दी जिन पर आज मॉडर्न साइंस खड़ी है। इब्न सीना ने मेडिसिन में इनकलाब लाया, अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा की बुनियाद रखी और इमाम गजाली ने रूहानियत का नया दरस दिया। इसी मिट्टी से सादी शिराजी और हाफिज जैसे शायर पैदा हुए जिनकी शायरी आज भी दिलों को तड़पाती है। लेकिन इस सरजमीन ने बद्दे दर्द भी सहे। जब चंगेज खान और हलाकू खान की मंगोल फौज ने हमला किया तो ईरान की गलियां खून से भर गई। कुतुब खाने जला दिए गए और शहर के शहर राख कर दिए गए। मगर ईरान की मिट्टी में ये तासीर है कि ये हर बार राख से दोबारा जिंदा होती है। सफाविद दौर आया तो ईरान में एक नया मजहबी और सियासी रंग नजर आया और शाह अब्बास की सल्तनत ने दुनिया को बताया कि पर्शिया की शान ओ शौकत अब भी खत्म नहीं हुई है। वक्त ने फिर करवट बदली और 20वीं सदी में पहलवी खानदान की शाहत का दौर आया। शाह ए ईरान ने मुल्क को मगरिब वेस्ट की राह पर डालने की कोशिश की, लेकिन आवाम की रूह अपनी पुरानी रिवायत और दीन से जुद्दी थी। फिर 1979 का वो साल आया जब तेहरान की सद्दाकों पर लाखों का मजमा अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा था। आयतुल्लाह खुमैनी की वापसी ने सदियों पुराने शाही निजाम को जड़ से उखाड़ा फेंका और एक नए इस्लामिक रिपब्लिक की बुनियाद रखी। ये वो इनकलाब था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और ईरान को दुनिया की बंदी ताकतों के सामने सीना तान कर खद्दाह कर दिया। आज का ईरान मुश्किलात और पाबंदियों के बावजूद अपनी पहचान पर कायम है। ये वो सरजमीन है जिसने तारीख के हर थप्प दर्र को सहा मगर कभी झुकी नहीं। ईरान की तारीख हमें सिखाती है कि सल्तनतें मिट्टी हो जाती हैं मगर अकीदा, इल्म और हिम्मत हमेशा जिंदा रहती है। उम्मीद है आपको ईरान की ये दर्द भरी और पुरजोश दास्तान पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज। ईरान की मुकम्मल तारीख पार्ट 2, इल्म का सुनहरा दौर और मंगोलों की तबाही, इस्लामी स्वर्ण युग, द गोल्डन एज। ईरान फतह होने के बाद यहाँ के लोगों ने अपनी सदियों पुरानी तहजीब और नए दीन यानी इस्लाम को इस तरह मिलाया कि दुनिया दंग रह गई। अब ईरान सिर्फ जंगों का मैदान नहीं था बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुका था। बगदाद की बैतुल हिकमा से लेकर निशापुर के मदरसों तक हर तरफ इल्म की गूंज थी। इसी सरजमीन से इब्न सीना, एविसेना,
जैसे हकीम पैदा हुए जिनकी किताब अल कानून सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज में डॉक्टरी की पढ़ाई का आधार रही। अल ख्वारिज़मी ने यहीं बैठकर मैथमेटिक्स में अलजेब्रा की बुनियाद रखी, जिसके बिना आज का कंप्यूटर चलना नामुमकिन था। इमाम गजाली जैसे फिलोसोफर ने यहीं से इस्लाम की रूहानी तालीम को जिंदा किया। ईरान अब इस्लाम की रूह बन चुका था। यहाँ की फारसी जबान इतनी मीठी और असरदार थी कि ये दुनिया की अदबी लिटरेरी जबान बन गई। सादी शिराजी और हाफिज जैसे शायरों ने ऐसी शायरी लिखी जो आज भी इंसानी रूह को सुकून देती है। मंगोलों का कहर, द मंगोल इन्वेजन, लेकिन तारीख हमेशा मुस्कुराती नहीं रहती। 13वीं सदी के शुरू में एक ऐसा तूफान उठा जिसने ईरान को राख के ढेर में बदल दिया। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों का लश्कर टिड्डी दल की तरह ईरान पर टूट पड़ा। बुखारा, समरकंद और फिर खुद ईरान के बद्दे बड्ढे शहर मटियामेट कर दिए गए। इतिहासकार लिखते हैं कि मंगोलों ने इल्म के खजानों को जला दिया, हजारों उलेमा और वैज्ञानिकों को कत्ल कर दिया और नदियों का रंग खून और स्याही से काला हो गया। हलाकू खान ने जब बगदाद को तबाह किया तो ईरान की वो शान और शौकत खत्म होती नजर आई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जिन मंगोलों ने ईरान को फतह किया, कुछ ही वक्त बाद ईरान की तहजीब और इस्लाम की सच्चाई ने उन मंगोलों के दिलों को फतह कर लिया। मंगोल बादशाहों ने खुद इस्लाम कबूल किया और फिर से मस्जिदों और मदरसों की तामीर शुरू हुई। ईरान की मुकम्मल तारीख पार्ट 3, सफाविद दौर से आज के इनकलाब तक। सफाविद सल्तनत और मजहबी तब्दीली 16वीं सदी में ईरान में एक बद्दा मोद्दा आया। शाह इस्माइल सफावी ने सफाविद सल्तनत की बुनियाद रखी। ये वो दौर था जब ईरान ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसी दौर में ईरान ने बद्धे पैमाने पर शिया मजहब को अपनाया, जिसने उसे पर्दोस की उस्मानी सल्तनत ऑटोमन एम्पायर से अलग खड़ी डीडी अला कर दिया। शाह अब्बास के दौर में ईरान की कला और आर्किटेक्चर अपने उरूज पीक पर था। इस्फान के मैदान और वहां की मस्जिदें आज भी दुनिया के अजूबों में गिनी जाती हैं। पहलवी खानदान और शाह की हुकूमत जैसे जैसे दुनिया आधुनिक मॉडर्न दौर की तरफ बढ़ी, ईरान की राजनीति में विदेशी दखल बढ़ने लगा। 20वीं सदी में रजा शाह पहलवी और उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह ने ईरान को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उन्होंने ईरान को वेस्टर्न यानी पश्चिमी रंग में ढालने की कोशिश की। उन्होंने पर्दा खत्म करने, यूनिवर्सिटीज बनाने और तेल के जरिए दौलत कमाने पर जोर दिया। लेकिन इस तरक्की के पीछे एक अंधेरा भी था। शाह की हुकूमत बेहद सख्त थी, गरीबों और मजहबी लोगों को दबाया जा रहा था। तेल की दौलत सिर्फ चंद लोगों के पास थी, जबकि आम आदमी मुश्किल में था। 1979 का इस्लामी इनकलाब, द रिवॉल्यूशन, यहीं से एक ऐसी लहर उठी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। एक बुजुर्ग आलिम आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, जो देश से बाहर थे, उनके एक पैगाम पर पूरा ईरान सड्ढाहचकों पर आ गया। 1978 और 1979 में तेहरान की सड्ढाहकों पर खून बहा। लाखों लोग गोलियों के सामने सीना तान कर खद्दे हो गए। शाह, जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक थी, उसे मुल्क छोड़कर भागना पद्दा। 1 फरवरी 1979 को जब खुमैनी का जहाज तेहरान की सरजमीन पर उतरा तो लाखों की भीड़ ने उनका इस्तकबाल किया। ईरान अब इस्लामिक रिपब्लिक बन चुका था। ये सिर्फ एक सरकार की तब्दीली नहीं थी, बल्कि ये अमेरिका और पश्चिमी ताकतों को एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आधुनिक ईरान और निष्कर्ष इनकलाब के तुरंत बाद ईरान को 8 साल की लंबी जंग, ईरान इराक युद्ध, झेलनी पड़ी। सद्दाम हुसैन की सेनाओं और दुनिया की बद्दी ताकतों के खिलाफ ईरान अकेला खिलाड़ी छा रहा। आज का ईरान उसी संघर्ष की मिसाल है। तमाम आर्थिक पाबंदियों, सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने साइंस, मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर पावर में तरक्की की है। ईरान की तारीख हमें ये सिखाती है कि ये वो कौम है जो बार बार गिरी, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी हुई। साइरस के न्याय से लेकर कादिसिया की जंग तक और इल्म के सुनहरे दौर से लेकर आज के इनकलाब तक, ईरान की कहानी असल में इंसान के हौसले और ईमान की कहानी है। निष्कर्ष, क्लोजिंग, नाजरीन, ईरान की ये दास्तान हमें बताती है कि सल्तनतें आती और जाती हैं,
لیکن وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے جو اپنی روایت اور اپنے عقیدے سے جدھی رہتی ہے۔ امید ہے آپ کو ایران کی یہ مکمل تاریخ پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔